तो वेलकम यू ऑल। ठीक है, ये अपनी फोर्थ क्लास है। अपन एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे। इसमें अपने 3 क्लासेस की। फर्स्ट की 2 क्लासेस के अंदर अपन ने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल डिस्कस किया, पहले चैप्टर, और थर्ड क्लास के अंदर अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल डिस्कस किया। अभी ये फोर्थ क्लास है, इसमें अपन 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जो अपना चैप्टर रहेगा वो प्रोबेबिलिटी रहेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स एएन जेएन में आए हुए हैं। ठीक है, तो अपन डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, परमिएबिलिटी इज ए ग्रेनुअल सॉइल वेरीज। परमिएबिलिटी क्या होती है आप समझिए। परमिएबिलिटी क्या होती है? ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी सॉइल मास के अंदर से पानी है सीप करता है, पास करता है। ये सॉइल मास है, ये सॉइल सॉलिड्स है। ठीक है, इनके बीच में यहाँ वॉइड्स होते हैं। ठीक है, उन वॉइड में से अपन पानी जब सीप होता है, पास होता है, ट्रेवल करता है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी। इंटरमोलिकुलर वर्ड्स होते हैं ना, इन वर्ड्स के बीच में से पानी पास करता है या सीप करता है, तो सीपेज होता है ना, उसको बोलते हैं परमेबिलिटी। जो ट्रेवल करेगा सॉइल सॉलिड के बीच में से। ठीक है, अब अपने को क्या परमेबिलिटी किन किस फैक्टर पर वैरी करते हैं? अब देखो, परमेबिलिटी क्या है ना, कुछ मेथड्स होते हैं जिससे परमेबिलिटी अपन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड होते हैं, इनडायरेक्ट मेथड्स। ठीक है, दो। सबसे पहला होता है अपना कोजी कार्मन इक्वेशन। ठीक है, क्यू जेड कोजी कार्मन कार्बन इक्वेशन। एक इक्वेशन होती है। ठीक है, 1/k को जो कॉमन कांस्टेंट, गामा अपॉन म्यू, म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड पास करेगा, और ई क्यूब वॉइड रेशियो अपॉन 1 + ई इंटू जो डी स्क्वायर, डी मतलब यहाँ पे ग्रेन साइज, साइज ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इस पे ये फॉर्मूले पे अपन परमिटिविटी निकालते हैं। तो और दूसरा फॉर्मूला एक और होता है, एलन हेजन इक्वेशन। एलन हेजन इक्वेशन। ठीक है, इसमें होता है प्रोबेबिलिटी वाला कांस्टेंट सी d10 का स्क्वायर, इफेक्टिव साइज होती है ना d10, उसका स्क्वायर, और ये सी की वैल्यू अपने 100 से 150 के बीच में कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब अपने को प्रोबेबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे अफेक्ट करती है उसको अपन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है, यहाँ पे अपने को फॉर्मूले में दिख भी रहा है कि प्रोबेबिलिटी होती है ना, ग्रेन साइज के प्रोपोर्शनल होती है, डी स्क्वायर, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है प्रोबेबिलिटी, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ग्रेन साइज। ठीक है, ठीक है। दूसरा एक यहाँ पे एक और इनडायरेक्ट रिलेशन निकलता है, प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू 1 स्पेसिफिक सरफेस एरिया। स्पेसिफिक सरफेस एरिया के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे होती है देखो, स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है समझो। एक तो होता है नॉर्मल एरिया। ठीक है, और स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम या पर यूनिट यूनिट मास। ठीक है, जैसे एक वाटरमेलन होगा तरबूज, अपन उसका तो एरिया बहुत ज्यादा होगा, पर उसका मास भी ज्यादा होगा, तो मास से डिवाइड करेंगे तो जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया आएगा वो कम आएगा। वैसे अगर अपने आलू है, आलू के चिप्स बनाते हैं अपन, चिप्स चिप्स बनाई, तो चिप्स का जो एरिया, उसका वेट बहुत कम है। ठीक है, तो वेट कम है तो मास कम है ना, तो उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये जितना जो साइज होती है ना, साइज स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होता है 1/साइज। जैसे सैंड भी है ना, तो सैंड का स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम होता है, और क्योंकि सैंड के पार्टिकल बड़े होते हैं। ठीक है, तो उनका मास भी ज्यादा होता है। उसी प्रकार क्ले के पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। तो प्रोबेबिलिटी है ना, स्पेसिफिक सरफेस एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ेगा तो प्रोबेबिलिटी कम होगी। ठीक है, अब थर्ड जो है, यहाँ पे देखो, यूनिट वेट, प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू यूनिट वेट प्रोपोर्शनल टू 1/डायनेमिक विस्कोसिटी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और एक यहाँ पे निकलती है विस्कोसिटी और टेम्परेचर का। विस्कोसिटी जो होती है ना,
वो टेम्परेचर के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे अपन फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी कम हो जाती है, क्योंकि उसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर पार्टिकल के बीच में जो बॉन्ड है ना, वो बॉन्ड जब हीट देंगे, उसको गर्म करेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो बॉन्ड उसमें से ब्रेक होगा, तो उससे अपनी विस्कोसिटी तो कम होती है। और उसी से अगर अपन निकालें तो यहाँ से परमेबिलिटी जो होती है डायरेक्टली टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ठीक है, परमेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डायरेक्ट। तो थर्ड अपना फोर्थ रिलेशन ये निकल गया। अब फिफ्थ एक और, यहीं से देखो वॉइड रेशियो, परमेबिलिटी जो होती है ना, वॉइड रेशियो के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पे पावर 3 और यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये हो गए। और यहाँ पे अगर और देखें अपन, प्रोबेबिलिटी और किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो अब जो जो एयर एंट्रैप्ट होती है ना, उनके बीच सॉइल मास के बीच में जो कुछ एयर आ जाती है, एंट्रैप्ट हो जाती है, तो प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, उनके भी 1 अपॉन एंट्रैप्ट एयर, उसकी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर उसके अंदर एयर आ जाएगी बीच में तो पानी को कम जगह मिलेगी पास होने के लिए, तो उससे प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे एक और होता है, परमेबिलिटी जो होती है ना, वो अपने डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है ना, उसकी प्रोपोर्शनल होती है। कैसे? अपने सोल ऑफ सॉइल जो फर्स्ट चैप्टर, उसके अंदर फॉर्मूला पढ़ा था, एस प्लस ए सी बराबर 1, ठीक है। यहाँ पे एस तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन, एस क्या है, ये ए क्या है, ये एयर वॉइड रेशियो, ठीक है। ये क्या होता है, वॉट कितनी एयर है, मतलब उस वॉइड्स के अंदर कितनी एयर है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये होता है। अब अगर इसके अंदर यहाँ पे अगर मैंने क्या बताया था, वॉइड्स यहाँ पे डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस AC हो जाएगा, ठीक है। जितनी ज्यादा एयर होगी ना, उतनी डिग्री ऑफ सेचुरेशन अपने कम होगी, बढ़ेगी, सॉरी। अगर ये वैल्यू कम होगी ना तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन बढ़ेगा, डिग्री ऑफ सेचुरेशन बढ़ेगा तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और ये वैल्यू कम कम होगी, मतलब उसके अंदर एयर जो है, एयर बहुत कम है, तो पानी को बहुत ज्यादा जगह मिल रही है पास होने के लिए, ठीक है। तो ये भी रिलेशन होता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन की भी प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। और तो ये सारी चीजें अपने को याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटी किन किन साइज पर डिपेंड करती है। अब अपना क्वेश्चन क्या है, इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ ग्रेन साइज, नहीं इनवर्सली नहीं, इनवर्सली एज द ग्रेन साइज नहीं, एज ग्रेन साइज स्क्वायर ऑफ द ग्रेन साइज, बिल्कुल सही। अपने ये स्क्वायर पे ग्रेन साइज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉइल मास हैज अ कोएफिशिएंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल परमेबिलिटी। देखो, कोएफिशिएंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो अपने को इक्विवेलेंट पूछा है। इक्विवेलेंट क्या होता है, के इक्विवेलेंट होता है अंडर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल इनटू वर्टिकल, ये अपन, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो अपन के इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ दोनों को अंडर रूट में ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 9 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -7, तो 10 की पावर -7 तो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, और 9 चौक 36 में से स्क्वायर आएगा तो 6, तो 6 इंटू 10 की पावर माइनस सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये आंसर हो जाएगा अपना डी ऑप्शन, ठीक है, दिल्ली। नेक्स्ट, डिस्चार्ज थ्रू द बॉडी ऑफ एन अर्थन डैम में बी कैलकुलेट यूजिंग, अब देखो फ्लोनेट, फ्लोनेट का एक डिस्चार्ज का फॉर्मूला पूछ रहा है, ठीक है। फ्लोनेट क्या चीज होती है, फ्लोनेट होता है ना कोई ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन का ग्राफिकल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इक्विपोटेंशियल लाइन और फ्लो लाइन होती है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर। यहाँ ये तो होती है फ्लो लाइंस, ये इक्विपोटेंशियल लाइन होती है, तो ऐसा एक फ्लोनेट बनता है, ठीक है, इन सब मिला के, ठीक है। यहाँ से पानी पास होता है, ये वाली लाइन जो होती है जिस फ्लो लाइन मतलब लाइन जॉइनिंग टू द, ये जो पार्टिकल जो जो फ्लो के पाथ के अंदर आते हैं ना, उनको जोड़ने पे लाइन बनती है ना, वो फ्लो लाइन होती है। और इक्विपोटेंशियल लाइन को होती है लाइन जॉइनिंग टू द पॉइंट ऑफ इक्वल हेड, जिनका इक्वल हेड होता है ना, इक्विपोटेंशियल लाइन होती है। तो अपने इसका फॉर्मूला होता है फ्लूइड के अंदर डिस्चार्ज निकालने का, प्रोबेबिलिटी अपॉन हेड लॉस इनटू
एन एफ अपॉन एन डी। अब एन अपॉन एन डी क्या होती है, एफ डी, ठीक है। ये होता है अपना फॉर्मूला डिस्चार्ज का, क्यू का। एन एफ क्या होता है, फ्लो ड्रॉप, जो फ्लो लाइन होती है ना उनके बीच में कितना ड्रॉप है, और ये इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, जितनी इक्विपोटेंशियल लाइन होगी ना, इक्विपोटेंशियल लाइन -1 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी फ्लो लाइन -1 उसकी वैल्यू भी। तो ये अपना फॉर्मूला होता है डिस्चार्ज का। अपन आगे वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम इसको, फ्लो नेट को, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्लो नेट है ना कम चेंज होता है जब इसकी जो बाउंड्री कंडीशन है ना, ये जो बाहर वाले लेंथ पैरामीटर होता है ना, ये चेंज हो गए तभी फ्लो नेट चेंज होता है। उसका इक्विपोटेंशियल लाइन और फ्लो लाइन से कोई रिलेशन नहीं होता है कि कितनी कम ज्यादा लाइन्स होगी उनसे अपन फ्लो नेट डिस्क्राइब नहीं करते। फ्लो नेट एक ही कंडीशन में अल्टर्ड होगा या फिर ये चेंज होगा जब उसकी बाउंड्री कंडीशन चेंज होगी, ठीक है। एक बाउंड्री कंडीशंस के लिए फ्लो नेट एकदम कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आंसर ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन। द क्रिटिकल gradient of a soil having a specific gravity 2.67 and void ratio दे रखा है E अपने को यहाँ पे 0.67। अपने को पूछ रहा है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ये क्या होता है, IC। पहले तो देखिए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, I हेड लॉस कितना हो रहा है पर यूनिट लेंथ में, वो होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है। जब हम डार्सी लॉ से अपन परमेबिलिटी निकालते हैं ना, उसमें ये पानी यहाँ से यहाँ तक, ये जितना भी हेड लॉस हुआ ना, ये बीच वाला कितना लेंथ के उधर हुआ है, उसको निकालते हैं अपना आई हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ग्रेडियंट। अब ये क्रिटिकल ग्रेडियंट बोल रहा है, एक क्या होती है क्विक सैंड कंडीशन होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई भी सॉइल मास का होता है ना, इफेक्टिव स्ट्रेस एकदम अचानक से अगर डिक्रीज हो जाए तो उसका जो सबमर्ज वेट होता है ना ऑफ सॉइल, वो हो जाता है सीपेज प्रेशर के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तभी क्विक सैंड कंडीशन तब होती है, ठीक है। आई जेड गामा डब्ल्यू, आई जेड यहीं से इसी से आया, इन वाटर का हेड होता है ना, प्रेशर हेड इनटू गामा डब्ल्यू, ये होता है अपना सीपेज प्रेशर या फिर पोर वाटर प्रेशर, सीपेज प्रेशर, ठीक है। और सबमर्ज वेट होता है गामा डैश इनटू जेड, ठीक है। जेड जो हाइट जिसके अंदर पानी ट्रेवल करता है, ठीक है। ये होती है क्विक सैंड कंडीशन। यहाँ से अपन क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होता है ना वो ड्राइव होता है। देखो यहाँ पे सबमर्ज अपॉन गामा डब्ल्यू आ जाएगा, जेड से जेड कट जाएगा तो ये आई हो जाएगा, आई क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है। अब इसकी वैल्यू फर्दर अपन गामा सबमर्ज होता है ना, उसकी वैल्यू होती है G-1 अपॉन 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू, ठीक है। ये अपने पहले चैप्टर में पढ़ी थी, ठीक है। क्या होती है, कैसे होती है, जैसे गामा सबमर्ज होता है ना, क्या होता है, गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, ठीक है। और गामा सेचुरेट का फॉर्मूला अपने को पता है G प्लस एस ई होता है, तो S तो सेचुरेट में 1 हो जाएगा, S G प्लस ई अपन 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू, ठीक है। इसमें से गामा डब्ल्यू माइनस करेंगे ना, तो इन दोनों को करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा G-1 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो बात कर रहा हूँ ना मैं गामा सबमर्ज का, तो वो ये फॉर्मूला होता है। तो अपन यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो G-1 अपॉन 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू, और ये गामा डब्ल्यू पहले से था अपना नीचे, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, G-1 अपॉन 1 प्लस ई। ये अपना क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा। इस ग्रेडियंट के ऊपर क्विक सैंड कंडीशन होती है। और अगर वो सेफ्टी के लिए क्या होता है, अपन जो अपना हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है ना, वो क्विक क्रिटिकल से कम ही रखते हैं, ठीक है। अपने को तो अपने यहाँ से फॉर्मूले में से अपने क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालना है, तो क्या जी की वैल्यू दे रखी 2.67 माइनस 1 प्लस ई 1 प्लस 0.67, तो एक लगभग ये 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं
सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ग्रेटर इज द विस्कोसिटी, ग्रेटर इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ग्रेटर इज द यूनिट वेट, ग्रेटर इज द प्रोबेबिलिटी। ग्रेटर इज द यूनिट वेट, स्मॉलर इज द प्रोबेबिलिटी। और यूनिट वेट डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी। अब ये जो अपने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था ना, उसके अंदर प्रोबेबिलिटी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, वो अपने देखा था ना। तो वहां पे क्या देखा था कि विस्कोसिटी के तो जो डायनेमिक विस्कोसिटी होता है उसके तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और यूनिट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ग्रेटर इज द विस्कोसिटी, ग्रेटर इज द परमेबिलिटी, ये तो गलत हो जाएगा। विस्कोसिटी बढ़ेगी तो परमेबिलिटी कम होगी। ठीक है, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ग्रेटर इज द यूनिट वेट, ग्रेटर इज द परमेबिलिटी, ये सही है बिल्कुल। यूनिट वेट के तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और ग्रेटर इज द यूनिट वेट, स्मॉलर इज द परमेबिलिटी, ये तो रॉन्ग हो ही गया। द यूनिट वेट डज नॉट अफेक्ट द परमेबिलिटी, यूनिट वेट अफेक्ट करता है। ठीक है, परमेबिलिटी को। ठीक है, अपना बी आंसर हो जाए इसके अंदर। तो पहले क्वेश्चन से अपने काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उसमें परमेबिलिटी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है वो अपने डिस्कस किया था पहले क्वेश्चन में। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमने 6 क्वेश्चन। ए सैंड सैंपल ऑफ 25 सेंटीमीटर लेंथ, लेंथ दे रखी है 25 सेंटीमीटर। सब्जेक्टेड टू है, यहाँ पे ये कांस्टेंट हेड होगा, है मिसप्रिंट है। कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी इन द पैरामीटर हैविंग एन एरिया, एरिया दे रखा है अपने 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड डिस्चार्ज, डिस्चार्ज डिस्चार्ज इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम दे रखा है 120 एज ए वॉल्यूम। ठीक है, ऑब्टेन इन ए पीरियड ऑफ टाइम इंटरवल 1 मिनट। और हेड क्या है, H1 to H2 कितना है, H1 हेड होता है 40 सेंटीमीटर H। और कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, अपने को कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालना। तो ठीक है, तो अपन क्या होता है देखो, डार्सी लॉ आपको बताया था। डार्सी क्या होता है, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के। ठीक है, ये होती है प्रोपोर्शनल। और अपने को पता है जो डिस्चार्ज होता है ना, अपने को डिस्चार्ज क्या होता है अपना, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ठीक है, अपना ये डिस्चार्ज होता है V अपॉन टी, ये भी होता है एक डिस्चार्ज। और एक डार्सी लॉ से अपना जैसे V प्रोपोर्शनल I है तो V इक्वल्स टू K हो जाएगा। और आपको पता है डिस्चार्ज क्या होता है, वेलोसिटी इनटू एरिया। ठीक है, तो Q क्या हो जाएगा यहाँ से, Q इक्वल्स टू V की जगह KI इंटू A, तो Q इक्वल्स टू KIA। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला होता है ना, इनसे अपन डिस्चार्ज अगर इक्वेट करें तो यहाँ से अपन एक इक्वेशन निकालेंगे, वॉल्यूम अपॉन टाइम इक्वल्स टू KIA। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन निकालें प्रोबेबिलिटी तो K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन टाइम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इनटू एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या बताया था मैं आपको, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे, वॉल्यूम अपॉन टाइम इंटू हेड लॉस H इंटू एरिया, और ऊपर ऊपर चल जाएगा लेंथ। ठीक है, L। तो ये अपना फॉर्मूला फाइनल निकल गया, प्रोबेबिलिटी टू वॉल्यूम इंटू ये लेंथ, ट्रेवल लेंथ पाथ, टाइम इंटू हेड लॉस इंटू एरिया। ठीक है, तो अपने यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, वॉल्यूम की दे रखी है 120, लेंथ अपन कितना लेंथ ट्रेवल कर रहा है 25 सेंटीमीटर में, टाइम कितना दे रखा है 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, 1 मिनट 60 सेकेंड। और हेड लॉस, हेड कितना दे रखा है 40, और एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है अपने को 25। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/24 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये अपनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, फॉर्मूला रिमेंबर रखना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट देखना है अपने को, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट, जो गलत है। इन रिस्पेक्ट टू कैपिलरिटी, इन सॉइल्स के अंदर कैपिलरी होती है, देखो पता कैपिलरिटी क्या होती है, जो कैपिलरी इफेक्ट होता है ना सरफेस टेंशन की वजह से, सरफेस टेंशन क्यों होता है, कोहेजन की वजह से होता है। तो कोहेजन, कोहेजन होता है सेम पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। और वैसे ही अडेजन होता है, वो भी होता है डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल होता है, एक सॉइल सॉलिड और वाटर मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड होता है, वो अडेजन होता है। ठीक है,
अब यहाँ पे कोहेजन, अपने कैपिलरिटी की बात करें तो कैपिलरिटी क्यों होती है? सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है, जैसे एक बकेट है पानी का, तो पानी भरा, अपन उसको अंदर एक छोटी सी अगर कांच की अगर ट्यूब डालें उसके अंदर, ठीक है, तो पानी उसके अंदर ट्रेवल कर जाएगा ड्यू टू कैपिलरी सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। उसी प्रकार जो सॉइल सॉलिड्स होते हैं ना, अपने सॉइल सॉलिड्स, सॉइल में क्या, ये सॉइल सॉलिड्स होते हैं, उसके अंदर पोरस पोर होते हैं ना, ये वर्ड्स, उन वर्ड्स के वर्ड्स जो है ना, वो वर्ड्स एक तरीके से ये ट्यूब की तरह वर्क करते हैं, ठीक है, तो पानी इनके अंदर ट्रेवल कर जाता है, ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से। अपने क्वेश्चन में ये कुछ कैपिलरिटी इन सॉइल्स के बारे में पूछा है, देखो ये हाइट h मान लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट A, इसको ये दे देते हैं A, B और C, यहाँ पे वाटर टेबल है, ठीक है, ये सॉइल मास है, यहाँ सॉइल मास। तो अपने क्या पूछा है, अगर यहाँ पे अपन इफेक्टिव स्ट्रेस पोर वाटर प्रेशर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट बी के ऊपर पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा ना, क्योंकि यहीं से वाटर टेबल दे रखी है, वाटर टेबल के ऊपर पोर वाटर प्रेशर जीरो हो जाएगा। पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर हेड ऑफ वाटर इनटू गामा डब्ल्यू। प्रेशर हेड तो होगा ही नहीं कुछ, यहाँ पे पोर वाटर टेबल इसी पॉइंट के ऊपर यहीं से स्टार्ट हुआ है अपना वाटर टेबल ही, तो ये तो जीरो है प्रेशर हेड। तो अपना जो पोर वाटर प्रेशर होगा वो पॉइंट बी पे तो जीरो होता है, और ए पे कितना होता है, अब यहाँ पे ड्यू टू परमेबिलिटी क्या होती है, पानी ट्रेवल करता है यहाँ से ऊपर, तो ये तो अगेंस्ट द ग्रेविटी करता है, इसलिए ये माइनस में होता है, हेड इसका प्रेशर हेड एच सी इंटू गामा डब्ल्यू। यहाँ पे तो जो पोर वाटर प्रेशर होता है वो ये होता है, और नीचे कितना होगा यहाँ पे पॉइंट सी के ऊपर, एच इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पे अब अपने क्वेश्चन के अंदर आओ, क्या दिखा है, ग्रेविटेशनल वाटर में बी रिमूव फ्रॉम सॉइल बाय ड्रेनेज। अगर उसके अंदर अपने ड्रेनेज प्रोवाइड कर देंगे तो ग्रेविटी के कारण जो पानी होल्ड हो रखा है वो तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो अब द एट द वाटर टेबल पोर वाटर प्रेशर इज ग्रेटर देन जीरो। अब देख बताया ना, पॉइंट बी की बात कर रहा है, जहां पर वाटर टेबल दी हुई है वहां पर पोर वाटर प्रेशर जीरो से बड़ा होता है, ये बोल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, वहां पर जो पोर वाटर प्रेशर होता है वो जीरो होता है, वहां पे कोई प्रेशर हेड ही नहीं है ना। तो एट, जहां पर वाटर टेबल होगी वहां पे तो पोर वाटर प्रेशर जीरो होगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट हो गया ये। नेक्स्ट क्या, कैपिलरी वाटर इज होल्ड अबव वाटर टेबल बाय सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के ऊपर से ही, सरफेस टेंशन की वजह से ही अपने जो अबव द सॉइल होती है ना, वो सॉइल सॉलिड्स होता है कैपिलरी के थ्रू ही वहां पे रहते हैं, होल्ड रहते हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है। और कैपिलरिटी राइज इन इज कंट्रोल बाय पोर साइज एंड नॉट द ग्रेन साइज। जितनी ज्यादा साइज होगी ना पोर्स की, जो बीच में वर्ड्स होंगे ना, वर्ड की साइज के ऊपर ही अपनी कैपिलरी इफेक्ट करेगी, मतलब कंट्रोल होगी, ठीक है। ग्रेन साइज से ग्रेन साइज से मतलब नहीं है, पानी कहाँ से पास करेगा, कहाँ से ट्रेवल होगा, इसके ये मेम्ब्रेन की तरह कौन काम करेगा, वर्ड्स जो होते हैं ना वो ट्यूब की तरह वर्क करेंगे, तो ट्यूब की साइज के ऊपर। तो ये बिल्कुल करेक्ट है आंसर, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो अपना आंसर तो सेकंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बल्किंग ऑफ सैंड। अब बल्किंग सैंड क्या होती है, जो सैंड होती है ना, सैंड के अंदर पर मॉइस्चर कंटेंट ऐड करेंगे ना, तो इसका वॉल्यूम जो होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है, इसी को बल्किंग बोलते हैं। सिंपल अगर कहें तो जब मॉइस्चर कंटेंट ऐड करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, उसको बोलते हैं बल्किंग ऑप्शन। अब ये क्यों होता है, क्योंकि जो सैंड के अंदर मतलब सॉइल के अंदर क्या होता है, सॉइल सॉलिड्स होते हैं, सॉइल सॉलिड को जैसे पानी है ना जाएगा तो पानी जाके एक है ना सॉइल सॉलिड के सरफेस के ऊपर एक थिन लेयर बना देगा, ठीक है। तो जैसे जैसे वो सारी सॉइल सॉलिड के ऊपर लेयर बन जाएगी, तो लेयर बनते ही उसका क्या ओवरऑल वॉल्यूम जो होता है ना वो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और ये लेयर क्यों बनेगी, क्योंकि सरफेस टेंशन होता है ना उसकी वजह से, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है अपने कॉम्पेक्शन ऑफ सॉइल कैसे होता है, बल्किंग ऑफ सैंड या सेग्रीगेशन सैंड ऑफ पार्टिकल से, अलग अलग सेग्रीगेशन अलग अलग होने से नहीं, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सैंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर के प्रेजेंस के कारण अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट
उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, उसी को बोलते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। तो जो बजरी के डंपर अपन मंगाते हैं जब हम घर या नए कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो अपन बजरी का डंपर मंगाते हैं, तो वो बजरी अपने नोटिस, क्योंकि वो हमेशा वो थोड़ी थोड़ी मॉइस्चर होता है, क्योंकि वो उसको अंदर पानी ऐड कर देते हैं ताकि उसका वॉल्यूम उनको इंक्रीज दिखावा लगे इसका, ठीक है। उसी को बोलते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। कुछ नहीं, आपको सिंपल याद रखना कि मॉइस्चर कंटेंट ऐड करते वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, बस ये होती है बल्किंग ऑफ सैंड। नेक्स्ट, इफ द विस्कोसिटी ऑफ द पोर लिक्विड इज हाइल्ड, मतलब आधी 1/2 कर दें तो कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी क्या होंगे? देखो मैंने आपको बताया था कि कोजी कॉमन इक्वेशन से का परमिटिविटी क्या होता है, 1 अपॉन कोजी कॉमन कांस्टेंट गामा अपॉन एन विस्कोसिटी ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसके विस्कोसिटी के, ठीक है। अब विस्कोसिटी को आधा कर दिया तो परमिटिविटी क्या हो जाएगी, दो ऊपर चलेगा तो 2 अपॉन म्यू इक्वल टू के, तो ये दो गुना हो जाएगी ना, तो 2 टाइम्स हो जाएगी परमिटिविटी, ठीक है। Next question, for a two-dimensional flow in the anisotropical soil, kx and ky are the permeability in x and y direction. Then the equivalent, अपने पे पढ़ी थी k equivalent क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में, इन दोनों का अंडर रूट होता है, वो k equivalent होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 kx, ठीक है। अब कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर परटेटिंग टू द फ्लो थ्रू सॉइल, मतलब फ्लो थ्रू सॉइल होता है ना, तो जो फैक्टर अफेक्टिंग परमेबिलिटी ये पूछ रहा है इसके अंदर। तो अभी अपने देखा था हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ग्रेन साइज और वॉइड रेशियो, बिल्कुल देखा था अपने। अभी ग्रेन की साइज इसके ऊपर डिपेंड करेगा और वॉइड रेशियो के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अपनी परमेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी, ग्रेन साइज और वॉइड रेशियो। तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ओके, एक कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी इज यूज्ड टू, अब देखो क्या दो मेथड होता है, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी मेथड। इससे अपन क्या करते हैं, कोर्स ग्रेन साइज के जो पार्टिकल होता है ना, उनकी प्रोबेबिलिटी इस मेथड से निकालते हैं, कांस्टेंट हेड से। और एक फॉलिंग हेड परमेबिलिटी मेथड, वेरिएबल हेड भी बोलते हैं इसको, ये इससे अपन निकालते हैं फाइन ग्रेन क्ले और सीट होता है ना, फाइन ग्रेन पार्टिकल साइज के होते हैं ना, उससे अपन परमेबिलिटी निकालते हैं फॉलिंग हेड मेथड से। और कांस्टेंट हेड से अपन कोर्स ग्रेन का निकालते हैं। तो ये पूछ रहा है कांस्टेंट हेड से क्या लें, कोर्स ग्रेन सॉइल से निकालते हैं, बिल्कुल सही। कोर्स ग्रेन सॉइल की अपन परमेबिलिटी कांस्टेंट हेड पैरामीटर से निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, according to the Indian standards, the specific gravity is the ratio of unit weight of the soil solid to the unit weight of water। क्या होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्या होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, होती है गामा ऑफ सब्सटेंस गामा ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू यूनिट, कोई भी सब्सटेंस के जो यूनिट वेट होता है ना विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना है, उसको बोलते हैं अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी। और वो अपन 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर निकालते हैं, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, सिंपल था। अब इस a loose uniform sand with rounded grains has an effective grain size। इफेक्टिव ग्रेन साइज दे रखी है। इफेक्टिव ग्रेन साइज क्या होती है, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, D10। D10 को अपन मानता है इफेक्टिव ग्रेन साइज, D10, ठीक है। इफेक्टिव साइज, इफेक्टिव साइज दे रखी है अपने को D10 की वैल्यू 0.05। तो मैंने आपको फर्स्ट से सेकंड क्वेश्चन के अंदर बताया था कि दो इनडायरेक्ट मेथड होता है, दूसरा होता है एलन हैजन इक्वेशन। क्या होता है उससे परमिट क्या होती है, सी D10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे सी की वैल्यू अपन 100 ले लेंगे और D10 का दे रखा है 0.05 स्क्वायर, तो अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0.25 सेंटीमीटर पर सेकंड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ ए कोफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब कोफिशिएंट प्रोबेबिलिटी की डायमेंशन पूछा है, तो डार्सी लॉ से क्या v = i होता है और अपन निकालेंगे v = ki होता है, ठीक है। यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या होती है, क्या हो जाएगी v/i। तो वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। और अपना आई क्या होता है, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। तो इसकी तो ये तो यूनिटलेस हो जाएगा, हेड लॉस की भी लेंथ होगी, इसकी भी लेंथ होगी, लेंथ से लेंथ कट जाएगा तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी हो गई। तो अपने से जो वेलोसिटी की जो यूनिट होती है ना, वो प्रोबेबिलिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, अपन इसको जनरली सेंटीमीटर पर सेकंड में लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से क्या हो जाएगी,
LT-1, ठीक है। डिस्चार्ज वेलोसिटी ऑफ एन सॉइल इज दिस एंड वॉइड रेशियो 0.4, सीपेज वेलोसिटी, ये क्या है, डिस्चार्ज वेलोसिटी और सीपेज वेलोसिटी के बीच में रिलेशन होता है। क्या होता है कि डार्सी लॉ होता है ना, जब डार्सी लॉ से अपन प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो अपन जो सॉइल मीडियम मानते हैं ना, जिसके थ्रू पानी जो होता है ना पास होता है, प्रोबेबिलिटी जिसके थ्रू, तो अपन उसका एरिया लेते हैं, क्या होता है, एवरेज एरिया ले लेते हैं। ये पूरा इस मीडिया का एरिया अपन कंसिडर करते हैं, ठीक है। जबकि एक्चुअल में जो फ्लो हो रहा है वो किसके बीच में, इंटरमोलिकुलर वर्ड्स के बीच में से पानी ट्रेवल कर रहा है, तो अपन उसको वर्ड्स का एरिया लेना चाहिए, ठीक है। तो वर्ड्स का एरिया अपने को लेना चाहिए, तो अपन लेते क्या है, एवरेज एरिया। तो उससे अपन वेलोसिटी भी जो निकलेगी वो एवरेज निकलेगी, उसको डिस्चार्ज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। तो इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट होता है कि देखो, ठीक है। डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज क्यू वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ठीक। वॉल्यूम क्या लिखते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी बराबर जिस एक्चुअल एरिया से वर्ड्स का एरिया इंटू सीपेज वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ से अपन अगर निकालेंगे तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी अपॉन सीपेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एक्चुअल एरिया अपॉन टोटल एरिया, ठीक है। अपने इसको दोनों तरफ ऊपर नीचे लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम, जिसके बीच में से फ्लो हो रहा है, तो किसका, वर्ड्स का, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। एक्चुअल में फ्लो कहाँ से हो रहा है, वर्ड्स के बीच में हो रहा है, इंटरमोलिकुलर वर्ड्स के बीच में से। और नीचे टोटल एरिया अपॉन टोटल लेंथ से क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम क्या होती है, ये पोरोसिटी। तो अपने क्या हो जाएगा, P अपॉन वी एस इक्वल टू पोरोसिटी। ये रिलेशन अपने को निकालना था, ठीक है। यहाँ से अपने दे रखा है डिस्चार्ज वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 8 इंटू 10⁻⁻7। अपने को सीपेज वेलोसिटी निकालनी है, और अपने को यहाँ पे वर्ड रेशियो ना देके यहाँ पे ई दे दिया, तो पोरोसिटी ना देके ई दे दिया, तो अपन क्या, अपन को पता है पोरोसिटी इक्वल टू वर्ड रेशियो अपॉन 1 प्लस वर्ड रेशियो, ठीक है। तो ये वाले रिलेशन से अपन पहले पोरोसिटी निकाल लेते हैं, क्या जाएगा 0.4 अपॉन 1.4। तो यहाँ पे अपन पुट कर देंगे, तो यहाँ से अपने जो सीपेज वेलोसिटी होगी ना वो 28 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंड डिपॉजिट इज मेड अप टू ए 3 हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ इक्वल थिकनेस, उनकी थिकनेस इक्वल है, 3 लेयर के अंदर सैंड के, उसके अंदर परमिटिविटी बात कर रहा है, लेयर्स ऑफ इक्वल थिकनेस। तो अपने को उसकी रिजल्टेंट परमिटिविटी कितनी होगी वो निकालनी है, देखो। तो ये पैरेलल वाला केस हो गया, K1 K2 K3, यहाँ से जो वाटर पास हो रहा है उसकी परमिटिविटी K1 K2 K3, ठीक है। वो थिकनेस इनकी सेम बोला है, सारों की थिकनेस, ठीक है। तो अपने को पता है जो के इक्विवेलेंट होता है ना पैरेलल डायरेक्शन के अंदर, उसका एक फॉर्मूला होता है, समीशन ऑफ के आई जेड आई, जेड कौन सी होती है, हेड डिफरेंस यहाँ, ठीक है, अपॉन समीशन ऑफ जेड आई, ठीक है। तो यहाँ पे K1 इंटू H1 प्लस K2 इंटू H2 प्लस K3 इंटू H3 अपॉन H1 प्लस H2 प्लस H3। अब ये तो तीनों का वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे नीचे 3 हो जाएगा, सबकी सेम है, अपॉन ऊपर K1 प्लस K2 प्लस K3। तो K1 K2 K3 अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है।
तो अपना आंसर हो जाएगा ये वाला बी। अगर यही अगर अपने को पैरेलल ना पूछ के परपेंडिकुलर का केस देते तो परपेंडिकुलर के अंदर जो है वो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ जेड आई अपॉन समेशन ऑफ के आई अपॉन जेड आई, ये फॉर्मूला होता है। इससे अपना फॉर्मूला निकालते तो वो अलग आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पेसिफिक यील्ड फॉर एन अनकन्फाइंड एक्विफर। जो एक्विफर होता है ना रॉक्स के बीच में जो होते हैं जिनके अंदर पानी स्टोर रहता है, रॉक फॉर्मेशन के बीच में जो एक्विफर्स होता है ना उनका क्या होता है, उनके अंदर ग्राउंड वाटर स्टोर रहता है तो उनको बोलते हैं एक्विफर। उसमें एक स्पेसिफिक यील्ड निकलती है, स्पेसिफिक यील्ड और उसका पोरोसिटी का रिलेशन पूछ रहा है अपने को। तो वो स्पेसिफिक जो पानी है ना उसका वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है ना, एक तो ग्रेविटी से होता है, ग्रेविटी से जो वाटर होल्ड होता है ना उसका वॉल्यूम, और एक जो सरफेस टेंशन होता है ना उसकी वजह से जो पानी होता है ना वो सरफेस टेंशन के थ्रू के इफेक्ट की वजह से भी पानी होल्ड होता है एक्विफर के अंदर, और ग्रेविटी के कारण भी होल्ड एक्विफर के अंदर होल्ड होता है। तो जो पोरोसिटी होती है ना वो टोटल ग्रेविटी जो पानी स्टोर होता है ना ड्यू टू ग्रेविटी वाला और प्लस ड्यू टू सरफेस टेंशन वाला, तो इन दोनों के टोटल बराबर होता है। तो अपने को पूछ रहा है स्पेसिफिक यील्ड होती है ना, स्पेसिफिक यील्ड मतलब जो ग्रेविटी से जो वॉल्यूम निकलता है वो स्पेसिफिक यील्ड ग्रेविटी वाले क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन माइनस पोरोसिटी। तो कुछ पोरोसिटी से कुछ अपन घटाएंगे, एक मिनट, एन माइनस सरफेस टेंशन है तो ये लेस देन पोरोसिटी हो जाएगा, ये मतलब स्पेसिफिक यील्ड होगी ना पोरोसिटी से कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है इन द ग्राउंड वाटर फ्लो, जो ग्राउंड सरफेस के नीचे होता है सरफेस, वेलोसिटी विद विच ए ट्रैकर, एक ट्रैकर अपन लगाते हैं कुछ स्टडी करने के लिए। ट्रैकर कुछ नहीं होता, जो जो फ्लो होता है ना फ्लो की वेलोसिटी के साथ साथ ही ट्रैक करता रहता है उसको फ्लो को। तो वो मूव विथ सेम एज द सीपेज वेलोसिटी ऑफ डार्सी लॉ। डार्सी लॉ के मतलब जो वेलोसिटी होती है ना सीपेज वेलोसिटी, वही ट्रैकर की वेलोसिटी लगभग ट्रैकर की वेलोसिटी उसी सेम होती है। ठीक है, a soil sample of 20 centimeter square, तो एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया और 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, और लेंथ दे रखी है अपने को 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। प्रोबेबिलिटी इन वेरिएबल हेड पैरामीटर्स, अपने को फॉलिंग हेड और वेरिएबल हेड पैरामीटर होता है उससे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जो स्टैंड पाइप होता है ना क्रॉस सेक्शन एरिया अपने को दे रखा है स्मॉल ए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हेड होता है ना H1 to H2 हेड ड्रॉप हो रहा है ना कितना हो रहा है 30 to 10 सेंटीमीटर, और टाइम दे रखा है पूरे में अपने को 6 मिनट और 20 सेकेंड। तो अपना जो फॉर्मूला होता है परमिटिविटी निकालने का 2.303 एरिया अपॉन कैपिटल एरिया इंटू एल अपॉन लेंथ अपॉन टी लॉग H1 अपॉन H2, ये अपना फॉर्मूला होता है। 2.303 स्मॉल एरिया कितना है अपना 1, कैपिटल एरिया 20 और लेंथ कितने दें तो 10 सेंटीमीटर कर रहा है, और एरिया टाइम कितना है तो 6 मिनट कितने 360 सेकेंड और 380 सेकेंड्स हो जाएंगे टोटल। लॉग H1 फ्रॉम हेड लॉस कहाँ से हो रहा है 30 to 10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अपन, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आएगा 1.44 इंटू 10 की पावर -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, फॉलिंग हेड या वेरिएबल हेड, उस मेथड में अपन ये फॉर्मूला यूज करें के 2.303 स्मॉल एरिया अपॉन कैपिटल एरिया इंटू लेंथ जिसके अंदर ट्रैवल कर रहा है, टाइम और लॉग है हेड लॉस कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कोर्स ग्रेन सोइल इज डिपेंड ऑन इफेक्टिव साइज पार्टिकल, बिल्कुल सही। कोफिशिएंट ऑफ मीन साइज कोफिशिएंट ऑफ टी का आपने देखा था सबसे दूसरे क्वेश्चन के अंदर प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है इफेक्टिव साइज पार्टिकल के स्क्वायर के बराबर। ठीक है,
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर टू डायमेंशनल फ्लो थ्रू ए कांस्टेंट हेड पैरामीटर। अब मैं बताया था कि फ्लो नेट वाला, फ्लो नेट, इसमें फ्लो नेट अल्टर्ड इफ पैरामीटर लेंथ इज चेंज। मैंने क्या बताया था, जो फ्लो नेट होता है ना वो सिर्फ एक बाउंड्री कंडीशन चेंज कर रहे हैं, कंडीशन चेंज करेंगे तभी फ्लो नेट है ना वो चेंज होगा, ये अल्टर्ड होगा, ठीक है। तो ये जो लेंथ पैरामीटर होता है ना, तो बाउंड्री कंडीशन वो चेंज करेंगे तो इक्विपोटेंशियल लाइन फिर फ्लो लाइन के चेंजेस वगैरह उससे अपना एक फ्लो नेट एक फिक्स बाउंड्री कंडीशन के लिए सेम फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है इसके अंदर, ए सॉइल इज हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी 10 की पावर -9। तो यहाँ से अपने पूछ रहा है सॉइल इज टाइप ऑफ, किस टाइप की सॉइल होगी, क्लासिफिकेशन होता है ना, तो 10 की पावर -7 उससे छोटा होता है ना वो क्ले, क्ले की प्रोबेबिलिटी 10 की पावर -7 से भी छोटी होती है। ग्रेवल की तो होती है, अगर बताऊं मैं आपको, ग्रेवल की होती है वो लगभग 1 होती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड ये सब। और सैंड की कितनी होती है, सैंड के अंदर भी 1 से लगा के 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड ये जो होती है कोर्स सैंड की होती है। मीडियम सैंड की तो और कम हो जाएगी, 10 की पावर -2 से 10 की पावर -3 की होती है, ठीक है। और सिल्ट की होती है 10 की पावर -3 से 10 की पावर -7 तक, और -7 से जो छोटा होगा उसकी क्ले हो जाएगी। तो अपने को पूछ रहा है उसकी, अपने को साइज दे रखी 10 की पावर -9 दे रखी, बहुत छोटी, तो वो क्ले से भी छोटी हो जाएगी। तो उसमें ये इंटेक्ट क्ले हो जाएगा। इंटेक्ट क्ले क्या होती है, एग्जैक्टली एज इट इज, जो नेचुरल जो ग्राउंड पे अभी अवेलेबल है, जिसको अनडिस्टर्ब बोलते हैं, अनडिस्टर्ब क्ले होते हैं ना, जिसको अपन अभी उसके वर्ड्स के अंदर कोई चेंजेस वगैरह कुछ भी नहीं किए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक, जनरली देखा गया था। फील्ड में field measurement of a probability test is feasible when the coefficient of probability for the soil is not less than। फील्ड टेस्ट करने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या साइज होनी चाहिए, उससे साइज से अगर छोटा हुआ तो उसमें फील्ड अपन टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये तो 10 की पावर -3 होता है, अगर इससे छोटा हुआ तो अपन फील्ड के ऊपर टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये ठीक है, ये साइज होती है मिनिमम। नेक्स्ट है, द वाटर बियरिंग of porous formation is surrounded by formation of impermeable material is called confined aquifer। confined aquifer क्या होता है, इस रॉक्स के बीच में एक्विफर होता है ना, confined aquifer, इनके दोनों तरफ impermeable रॉक्स होते हैं। impermeable मीडियम्स के बीच में ये पानी जो स्टोर होता है ना बाय ग्रेविटी और सरफेस टेंशन की, वो होता है confined aquifer, impermeable मटेरियल, impermeable मीडियम। impermeable दो impermeable मीडियम के बीच में जो एक्विफर होता है ना उसको कन्फाइंड एक्विफर बोलते हैं, जिसके अंदर पानी स्टोर रहता है। तो वो ये पूछ रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रैक्टिकली इम्परमेबल, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। इम्परमेबल मतलब के बहुत ज्यादा कम, प्रोबेबिलिटी बहुत कम। तो ग्रेवल की तो अच्छी खासी होती है, 1 अभी बताया था आपको, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। सैंड की भी होती है, कोर्स सैंड की भी होती है। क्ले होती है ना, क्ले के अंदर पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड्स बहुत छोटे होंगे तो यहाँ से पानी को बहुत कम स्पेस मिलेगा पास होने के लिए, ठीक है। तो वर्ड्स की क्ले की प्रोबेबिलिटी, क्ले ऑलमोस्ट इम्परमेबल उसको कंसिडर कर सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 10 की पावर -7 सेंटीमीटर पर सेकंड से भी कम होती है, ठीक है, बहुत छोटी वैल्यू है ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग एन इन्फ्लुएंस ऑन द वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी, बार बार ये क्वेश्चन आ रही है, परमेबिलिटी किस किस फैक्टर पर इफेक्ट करती है। तो वो आपको मैंने पिछले उसमें क्वेश्चन बताया था कि प्रोबेबिलिटी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो बिल्कुल ग्रेन साइज, वर्ड रेशियो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, बिल्कुल सब पर डिपेंड कर, ऑल ऑफ द अबव। ग्रेन साइज के तो प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर के, वर्ड रेशियो के भी E³/1 + E, तो भी वर्ड रेशियो के भी प्रोपोर्शनल हो जाएगी ई स्क्वायर के। डिग्री ऑफ सैचुरेशन बिल्कुल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है डिग्री ऑफ सैचुरेशन के भी, ठीक है। तो ऑल ऑफ द हो जाएगा। मेथड मोर सुटेबल फॉर डिटरमाइनिंग द परमेबिलिटी ऑफ द क्ले सॉइल, क्ले सॉइल के लिए क्ले क्या हो जाएगी,
फाइन ग्रेन। फाइन ग्रेन के मैंने आपका बताया था फॉलिंग हेड मेथड या वेरिएबल हेड मेथड। और कांस्टेंट हेड पैरामीटर उसके किसके यूज करेंगे, कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए ये यूज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, सॉइल हैज अ डिस्चार्ज वेलोसिटी 6 × 10⁻⁻7 एंड वॉइड रेशियो E 0.5। एवरेज या डिस्चार्ज वेलोसिटी दे रखी है, तो सीपेज वेलोसिटी, अपने भी एक लेसन देखा था, एवरेज वेलोसिटी अपॉन सीपेज वेलोसिटी इक्वल्स टू पोरोसिटी, ये अपन ने देखा था अभी। तो अपने को ये सीपेज वेलोसिटी पूछ रहा है, तो पहले तो अपन पोरोसिटी निकाल लेते हैं वॉइड रेशियो से, n इक्वल्स टू E अपॉन 1 + E, पोरोसिटी इक्वल्स टू, तो अपने को n निकालना है 0.5 अपॉन 0 1.5 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा अपना n। तो यहाँ पे अपन पुट कर देते हैं, अपनी सीपेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी 1/3 अपने कितनी दे रखी है डिस्चार्ज वेलोसिटी 6 × 10⁻⁻7 दे रखी है, डिवाइड बाई 1/3, तो हो जाएगा 18 × 10⁻⁻7, ये नहीं, ये हो जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉ यूज इन परमेबिलिटी। परमेबिलिटी में कौन सा डार्सी लॉ यूज करते हैं, V प्रोपोर्शनल टू I। जो सीपेज वेलोसिटी होती है वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होती है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट में होता है हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, जितना हेड लॉस हो रहा है इस मीडियम का, उसकी वेलोसिटी उसकी प्रोपोर्शनल होती है। डार्सी लॉ से अपन निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, तो डार्सी लॉ हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो आज अपने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए यहाँ पे, ये सारे इंपॉर्टेंट है। आप इसको प्रॉपर्टी परमेबिलिटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, इसके काफी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग प्रोबेबिलिटी, फैक्टर अफेक्टिंग प्रोबेबिलिटी, और एक ये फ्लोनेट चेंज कब होगा या ऑल्टर कब होगा, जब उसकी बाउंड्री कंडीशन चेंज होगी, उसके लेंथ पैरामीटर तो ठीक है। आज की क्लास को अपन यही एंड करते हैं। थैंक यू।